और बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से, जहां मेरठ में किशोरी मणिपुर जैसी वारदात हुई है। और मेरठ से खबर है जहां आरोपियों ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाया और जंगल ले जाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट भी की और पीड़िता का वीडियो बनाया। वारदात का वीडियो 3 महीने बाद वायरल हो रहा है और 2 साल से इस युवती का शोषण कर रहे थे आरोपी। पीड़िता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और मेरठ के किठौर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो पीड़िता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस अब हरकत में आई। तो मेरठ से खबर, जहां आरोपियों ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। थाना किठौर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना किठौर पर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री के साथ एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर 2 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा था और उसके कुछ दोस्तों द्वारा उस युवती के साथ अभद्रता की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई और इसका एक वीडियो भी बनाया। इस संबंध में तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। युवती का बयान 164 का बयान दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। तो पीड़िता की शिकायत पर थाना दर्ज किया गया और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में भी मणिपुर जैसी वारदात हुई है। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, मणिपुर की हिंसा को लेकर जो तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। वैसा ही कांड मेरठ में भी हो गया, लेकिन 3 महीने बाद बताया जा रहा है कार्रवाई हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2 साल से इस युवती के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण होता है, शादी का झांसा दिया जाता है और उसके बाद उस युवती का एक वीडियो 3 महीने बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। लगभग अगर बात की जाए, देखिए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मणिपुर हिंसा की अगर बात की जाए तो वहां से ही लोग लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लगातार देखा जाए तो सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरठ की बात की जाए तो नाबालिग युवती के साथ जिस तरह से नग्न अवस्था का वीडियो बनाया जाता है, उसकी मार पिटाई की जाती है, अभद्रता की जाती है और खेत में ले जाकर के नशीला पदार्थ दे करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस हरकत में आती है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तारी की बात कहती है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से यौन शोषण किया जाता है और उसके बाद नाबालिग का जो मेडिकल है, मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवालात खड़े होते हैं, खाकी पर सवालात खड़े हो रहे हैं और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दरिंदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं, युवती के साथ लेकर के वहां पर शिकायत करते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, आरोपियों को गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं ये चलन देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से वीडियो बनाना, मार पिटाई करना और वीडियो में नग्न अवस्था में वीडियो बनाई जाती है, मार पिटाई करते हैं और उसके बाद युवती को धमकाते हुए, अभद्रता करते हुए युवक नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ इन युवकों में देखने को नहीं मिल रहा है। 3 महीने बाद जबरदस्ती ये वीडियो वायरल किया गया है। 3 महीने पहले ये घटना बताई जा रही है। परिवार के लोग नाबालिग युवती को लेकर के थाने पहुंचते हैं, वहां पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन सवालात ये है कि जिस तरह से 3 महीने पहले घटना होती है, युवती अपने परिवार को बताती है, लेकिन परिवार के लोग कहीं ना कहीं अपनी लाज और इज्जत के लिए उस मामले को दबाने में जुटते हैं। लेकिन जिस वक्त वीडियो वायरल होता है उसके बाद पुलिस के पास जाकर के न्याय की गुहार लगाई जाती है। लेकिन अतुल, 3 महीने हो गए इस वारदात को, इस घटना को। 3 महीने पहले ये हुआ था, क्या पुलिस तक परिवार के लोग नहीं पहुंचे थे? क्या पहले शिकायत नहीं की गई थी? और कितने आरोपी हैवान थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई और कितने अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए राजेश, इन हैवानियत जो आरोपी हैं इनकी बात की जाए तो 4 के ज्ञात में नाम है, 4 अज्ञात में नाम है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उसी के साथ साथ परिवार के लोगों की बात की जाए, देखिए गांव देहात क्षेत्र में बहन बेटी के साथ इस तरह से दरिंदगी होती है। कहीं ना कहीं परिवार के लोग, जो लोग लिहाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए इस तरह के मामले को दबाने में लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये वीडियो वायरल किया गया है, जो बच्ची है उसका वीडियो बनाया गया, मार पिटाई की गई, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया,
है। जिस तरह से मणिपुर में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है कि नग्न अवस्था में जो महिला है उसको ले जाया गया था, उसकी वीडियो बनाई गई थी। उसी तरह से मेरठ में भी ईख के खेत में ले जाकर के पहले उसको नशीला पदार्थ पिलाते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उस नाबालिग बच्ची को लगातार यौन शोषण उसके साथ किया जाता है और उसके बाद में वीडियो भी वायरल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि अब 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई होती है, जो बचे हुए आरोपी हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि नाबालिग बच्ची है, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, आईटी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन जो है वो अब हरकत में आया है और अब गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ है। मेरठ में भी मणिपुर जैसी वारदात हुई है और आरोपियों ने युवती को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद जंगल में ले जाके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट की, वीडियो बनाया और वो वीडियो जो है अब सामने आया है और 3 महीने बाद पुलिस हरकत में आई है। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी। थाना कठौर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कठौर पर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री के साथ एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर 2 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा था और उसके कुछ दोस्तों द्वारा उस युवती के साथ अभद्रता की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई और इसका एक वीडियो भी बनाया। इस संबंध में तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। युवती का बयान 164 का बयान दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। थाना और अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, जब मणिपुर में इस तरह की वारदात हुई थी तो पूरे देश में गुस्सा देखा गया था, एकजुट होकर देश में गुस्सा जो था लोगों का वो फूट पड़ा था। क्या मेरठ की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में वैसा कुछ देखा जा रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं या प्रशासनिक अमला हरकत में आए शासन की तरफ से? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मणिपुर की घटना को लेकर के पूरा देश एकजुट होकर के उस बच्ची की आवाज उठाने में जुटा हुआ था, लेकिन मेरठ की बात की जाए, इस बच्ची का जिस तरह से मामला सामने आया है, पुलिस प्रशासन ने तत्काल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी जो फरार है उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लगातार देखा जाए तो क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी दबिश दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से ये दरिंदगी होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नाबालिग है उसके साथ लंबे समय से यौन शोषण होता है, शादी का झांसा देकर के मार पिटाई की जाती है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसी के साथ साथ वीडियो बना करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो दरिंदगी अपराधी हैं, जो ऐसे लोग हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते आने वाले भविष्य में भी किसी बच्ची के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा दुष्व्यवहार ना हो, ऐसी घटना ना हो, जिसको लेकर के जो लोग हैं जो इस तरह की दरिंदगी करते हैं उनके मन में खौफ होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और साथ ही जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। 3 महीने बाद वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो जाता है, क्योंकि जो वायरल करता है वो कहीं ना कहीं इस बात को भूल चुके थे कि मेरठ पुलिस भी कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं उस बच्ची पर दबाव बनाने के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। उसके बाद बचे हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। ऐसे में अतुल, क्या ये पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई, क्या उससे पहले, चूंकि 3 महीने पहले की वारदात है, क्या जो पीड़ित के परिजन हैं थाने पहुंचे थे? एफआईआर कब दर्ज हुई और कब कार्रवाई की गई है? देखिए राजेश, परसों जो पीड़िता है उसकी मां अपनी बच्ची के साथ थाने पहुंचती है, वहां पर जाकर के एप्लीकेशन देती है और उसके बाद जो बच्ची है वो अपना आप बीती अपनी मां को पहले से काफी लंबे समय से बता रही थी, लेकिन मां और परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मां अचानक से हरकत में आती है, बच्ची को लेकर के थाने पहुंचती है, वहां पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस पहुंचती है, इतने ही वीडियो वायरल हो जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो हरकत में और तेजी से आती है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, बचे हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात का खड़ा होता है कि 3 महीने पहले बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, परिवार वाले भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, परिवार के लिए या तो पता नहीं चल पाता या फिर जो नाबालिग बच्ची है वो बताना नहीं चाहती है। जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उस दबाव के चलते दबाव बनाया जा रहा था बच्ची, और उस दबाव के चलते बच्ची अपने परिवार को बताती है और परिवार के लोग निकल करके पुलिस तक पहुंचते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटती है, लेकिन देखना ही होगा जिस तरह से बच्चों के साथ
जो दरिंदगी होती है उसका वीडियो बनाया जाता है, मार पिटाई की जाती है। देख सकते हैं कि साफ वीडियो में जिस तरह से जो बच्ची है उसके साथ मार पिटाई की गई है। नाबालिग बच्ची के साथ काफी लंबे समय तक यौन शोषण होता है और उसके बाद जो आरोपी है वो खुले में घूमते हैं। पुलिस उनको 3 महीने बाद हरकत में आने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके हौसले बुलंद नजर आने लगते हैं और इसी तरह से घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चियों पर, जो नाबालिग बच्ची है उन पर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है और इसको लेकर के मेरठ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस हरकत में आई है और अब गिरफ्तारी 3 लोगों को की गई है। कई हैवान अब भी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। उधर बागपत जिले के जागोश गांव में यमुना नदी के बीचों बीच इंडियन ऑयल कंपनी की गैस पाइपलाइन अचानक फट गई और पाइपलाइन फटने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया, साथ ही गैस कंपनी के लोगों को भी जानकारी दी। एक वीडियो में पाइपलाइन फटने के बाद पानी के ऊंचे फव्वारे को उठते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे खपरोली थाना के जागोश ग्राम के पास यमुना से होकर गुजर रही पानीपत दादरी गैस पाइपलाइन अचानक फट गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड, सिंचाई विभाग और जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश के बाद फिलहाल गैस की सप्लाई को बंद करा दिया गया। बागपत से तस्वीर जहां धुआं और धमाके से लोग सहम गए। गांव है तहसील बड़ौत में, वहाँ पे जो यमुना जी का क्षेत्र है उसमें एक गैस पाइपलाइन जो दादरी से पानीपत को एलएनजी पाइपलाइन जाती है और उसका उपयोग होता है औद्योगिक प्रयोग के लिए, उसमें कोई लीकेज था और जो नदी के नीचे से भी पाइपलाइन निकलती है उस लीकेज में जब गैस निकली तो वहाँ से पानी के कुछ फव्वारे उठे, जिसको मीडिया में रिपोर्ट भी किया गया है। इस क्रम में हम लोग को सवेरे प्रातः सूचना मिल गई कि सवेरे 3 से 5 बजे की घटना है आज 26 जुलाई 2023 की। तो उन्हें पाइपलाइन के विषय में सूचित करके उस पाइपलाइन को बंद करा दिया गया है। मौके पर भी कोई समस्या नहीं है। ग्रामवासियों को वहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया और वैसे भी ये क्षेत्र आबादी क्षेत्र से थोड़ा दूर है और ये नदी के बीच में है, सभी लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें हमारी कंपनी के लोग हैं, IOCL के लोग हैं, वो इसमें रेस्टोरेशन में इसको लगे हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि इसको शीघ्रता से इस लीकेज को बंद करके हम लोग दोबारा पाइपलाइन चालू करेंगे। जागौस गाँव है। और विकास हमारे संवाददाता बागपत से ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अभी वहां पे क्या हालात है? ये गैस की जो सप्लाई को चूंकि बंद तो करा दिया गया, लेकिन अभी वहां पे क्या हालात है जो गैस पाइपलाइन फटी थी? जी राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन आज बागपत के यमुना के अंदर कुछ और नजारा देखने को मिला है। समुद्र की तरह ये बड़ा जो देखा जाता है समुद्र में जो उछाल होता है, इस तरह से 10 फीट पानी ऊपर देखने को मिला है। वहीं पर इसको देखते हुए गाँव में बह का मोड़ बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर अभी आला अधिकारी मौजूद है, NDRF है, इंडियन ऑयल की जो कार्यक्रम जो वहाँ पर मैकेनिक है वहाँ मौजूद है। पाइपलाइन को बंद करा दिया गया है और वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो रही है। यहां अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली आज पानी पानी हो रखी है और किस तरह बारिश और जल जमाव से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है और वहीं हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने हिंडन नदी के किनारे का जायजा लिया। तो ये तस्वीर देख के भी आप समझ सकते हैं कि किस कदर दिल्ली NCR के कई इलाके इस तरह से पानी पानी है कि कारें पूरी की पूरी डूबने की कगार पे आ गई। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आई। पहले यमुना खतरे के निशान से ऊपर थी, एक बार फिर यमुना डराने लगी है। दूसरी तरफ हिंडन नदी का असर भी आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। दिल्ली NCR में यानी नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन इलाकों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बिजली की भी दिक्कत आ रही है, गली की दिक्कत आ रही है, रोड पूरी तरीके से खराब है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस चीज़ का कौन होगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं,
फोटो खिंचाकर चले जाते हैं, लेकिन जो एक आश्वासन मिलना चाहिए वो आश्वासन पूरी तरीके से इन कॉलोनी के लोगों को, 25 फुटा के इन लोगों को या फिर अन्य इलाके नहीं पा रहा। एक महिला और है, हमसे उनसे बात करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे घर में सारे में पानी भर गया, हमारी बाथरूम और किचन सब टूट गई और हमारी दीवार फट गई पर फर्श में से भी पानी निकल रहा है सब। हम तो घर से बेघर हो गए, हमें खाना भी न मिल रहा, हम इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे बाल छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ जाएं? घर से बेघर है गए, घर में चोरी हो रही है, हमारे घर में सामान नहीं भरे पड़े हैं, हम बता घरे रखा में या कमाने। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही सर, घर हमारे डूब गई है बिल्कुल, उधर नदी किनारे में है, घर भी फट गई है, सामान भी अभी बिल्कुल उसी में पड़े हैं, हमारे बच्चे रो। तो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तरह की कई तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और खतरे के निशान से हिंडन नदी भी ऊपर बह रही है और उसका असर इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। तो बाढ़ जैसे यहाँ पे हालात हैं और इसके चलते लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, लोगों के घरों तक में पानी आ गया है और इसके चलते उनके सामने रहने से लेके खाने तक की दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां यहां पे डूब गई, तस्वीर आपके सामने, और पूरी सिर्फ गाड़ियों की छत दिखाई दे रही है और पानी पानी चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। नोएडा, गाजियाबाद के कई गांव जो हैं वो इसी तरह की बाढ़ की चपेट में हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पहले नोएडा सेक्टर 63 की, जहां सड़क जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है। नोएडा सेक्टर 62 की तस्वीर देखें, आलम बिल्कुल मिलता जुलता। नोएडा सेक्टर 6, सेक्टर 37, 58 और नोएडा सेक्टर 61 की ये 6 तस्वीरें, जहां सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां। तो दिल्ली एनसीआर में इस तरह के हालात बन चुके हैं जहां बारिश ने सिस्टम के जो दावे थे उनकी भी पोल खोल दी। हर साल अमूमन ऐसा होता है, दावे भी किए जाते हैं कि पानी निकासी का बंदोबस्त किया गया, हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही बारिश उन तमाम दावों की पोल खोल के रख देती है। चाहे बात नोएडा की हो, गाजियाबाद की हो, फरीदाबाद की हो, गुरुग्राम की हो, एनसीआर का जो पूरा क्षेत्र है वो एक बारिश के बाद इस तरह से पानी पानी होता हुआ दिखाई देता है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है और उसका असर देखा जा रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं, चाहे यमुना की बात करें या हिंडन नदी की, और उसका असर आसपास के कई गांवों में दिखाई दिया। बाढ़ जैसे हालात यहां पे बन गए। पार्किंग है और यहां पे खड़ी कारें आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे पूरी तरह डूब चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है और चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ये तस्वीरें देख के भी समझ सकते हैं कि कैसा आलम यहाँ पे रहा और किस तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। खतरे के निशान से ऊपर हिंडन नदी भी बह रही है और यमुना भी एक बार फिर उफान पर है। बारिश देश के कई राज्यों में हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई उसने भी हर तरफ पानी पानी कर दिया है। कहीं नदियां नाले उफान पर हैं, कहीं सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, चारों तरफ पानी पानी है, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जाम की स्थिति पूरे दिल्ली एनसीआर में है और उस जाम में जूझते लोग नजर आते हैं जिनके सामने कई तरह की परेशानियां हैं। हिंडन नदी के किनारे बसे कई गांव जिनमें पानी जा चुका है, कई घर ऐसे जिनमें लोग रह रहे थे वो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि घरों में पानी है, ना खाने का कोई बंदोबस्त, ना रहने का कोई बंदोबस्त। इसी तरह से नोएडा के भी कुछ इलाके और दिल्ली भी पिछले दिनों काफी प्रभावित हुआ था। एक बार फिर दिल्ली में भी तस्वीरें ऐसी ही कि हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। ये तस्वीर उसी पार्किंग की जहां सिर्फ गाड़ियों की जो कारें हैं उनकी सिर्फ छत ही नजर आ रही है। और निशांत हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से। निशांत, दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, हर तरफ पानी पानी है, नोएडा के क्या हालात? तरीके से देखा जाए पूरे एनसीआर के अंदर
कहीं ना कहीं नोएडा के अंदर जिस तरीके से बरसात हुई है, बरसात होने के बाद हिंदन किनारे के जितने भी इलाके हैं कहीं ना कहीं लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो कॉलोनी हिंदन इलाकों के साइड में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुके हैं पूरी तरीके से। चाहे हम 25 फुटा की बात करें, बुध विहार की बात करें, चोटपुर की बात करें, छिजारती की बात करें, पुलिसरा की बात करें, हैवतपुर की बात करें, बेललपुर की बात करें, गढ़ी चौकंडी की बात करें, तमाम जो ये इलाके हैं बागपत से लेकर गाजियाबाद के इलाके, नोएडा के कुछ इलाके, और कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मौके पर प्रशासन के अधिकारी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है इन पर, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतों में लोग परेशान हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डूब इलाके में, डूब क्षेत्र के इलाके में इन लोगों ने घर ले लिए और घर लेने के बाद जिस तरीके से जो डीलर थे, भूमाफिया लोग जो थे, जो जमींदार लोग थे, उनको बता दिया गया और कहीं ना कहीं इनकी जीवन भर की पूंजी को इन लोगों से ले लिया गया। लेकिन इनको जो सुविधा देने के दावे किए गए थे वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, और अब इस समय जो देखा जाए हिंदन किनारे में लगातार जो जलस्तर लगातार जो बढ़ रहा है उससे लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी भरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है हैरान है, क्या नौकरी जाए, क्या ड्यूटी जाए, या कैसे सामान को बचाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो दिक्कतें हैं, परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हाँ निशांत, आप खुद उन लोगों के बीच थे जो इस वक्त मुसीबत में हैं, उनके घरों में पानी है, उनके सामने अब रहने और खाने की भी दिक्कतें हैं, क्या प्रशासन इसको लेके कोई बंदोबस्त कर रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जो हमने मूलभूत लोगों से खुद जानने की कोशिश की है तो लोगों का साफ यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन डीएम, एसडीएम, एडीएम, पूरे प्रशासनिक जो कहीं ना कहीं सिस्टम है वो मौके पर पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो परेशानियों को हल करना चाहिए वो परेशानी हल नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारे द्वारा खुद यहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बात की गई, उनका भी कहना है कि उनको जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पहले नोटिस दिया गया था और उनको शिफ्ट कराया गया स्कूलों के अंदर, बारात घर के अंदर, कम्युनिटी सेंटर के अंदर, और कहीं ना कहीं उनकी हर संभव मदद की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया और बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं, लोगों के कई घरों तक में, गाँव में पानी जा चुका है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।